हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। ज्यूडिशरी वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसमें मैंने आपको ज्यूडिशरी वाला जो कॉन्सेप्ट है यानी कि बुक की लैंग्वेज है वो कंप्लीट करा दिया, यानी नोट्स में मैंने आपको पीडीएफ कंप्लीट करा दिया। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू किए थे, एमसीक्यू सीरीज शुरू करी थी, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करा दिए। इस वाले लेक्चर में उससे आगे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की डिमांड को समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम में गलती करने से अच्छा है हम अपने घर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके जितनी अपनी गलतियां हैं उनको निकाल लें। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए थे, उसके बाद आज 21 से कंप्लीट करेंगे। सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से लगाने हैं, किसी को भी बिना टेस्ट सीरीज सॉल्व कर एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में किसको अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में विस्तार करे। किसको दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसको दिया गया है, कई बार मैंने आपको बताया, संसद को अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, किस में संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो दिया गया था, किस केस में दिया गया था। मैंने आपको बहुत बार अच्छे से पढ़ाया है इसको, गोलकनाथ A.K. गोपालन मामला, केशवानंद भारती या मेनका गांधी मामला। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे का किसमें कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संसद किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है संविधान के, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसमें कहा था, केशवानंद भारती मामले में कहा था। 1973 में केशवानंद भारती मामला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का, संविधान के मूल सिद्धांत का। यह आया था संशोधन के मामले पर कि संविधान में संसद को संशोधन की शक्ति कहाँ तक प्राप्त है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान के मूल ढांचे को कोई हनन या प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। तो आंसर क्या होगा इसका, केशवानंद भारती मामला। इसके बाद है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ठीक है, जब भी कानून से संबंधित मामला होगा तो राष्ट्रपति उनसे परामर्श कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये आप कमेंट में बताएंगे। अपनी पहल पर, ठीक, कब दे सकते हैं, जब अपनी पहल पर, जब तभी वह ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकार का हो या जब मामला देश की एकता और अखंडता में खतरा के लिए खतरा पैदा करता हो। यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान या न्यायालय को कानून या तथ्य विधि पर अपनी सलाह देने का अधिकार कब है, जब राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत उनसे परामर्श मांगते हैं तब। ठीक है, इसको मैं अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आर्टिकल 43 में किन किन मामलों पर संविधान सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, किन मामलों पर नहीं है। फिर इसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। कृत्यकारी मतलब जो शपथ ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद शपथ या प्राज्ञान, शपथ या प्राज्ञान। चलिए आप मैच कीजिए। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज। अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना किसका काम है, जज का, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। फिर उसके बाद संसद के सदस्य, मंत्री, पहले हम आते हैं मंत्री, जो इजी है पहले उन्हें पकड़ते हैं। मंत्री, मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, मैंने आपको बताया था गोपनीयता की, सूचना गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि जो भी मंत्रण होगा मंत्री परिषद में वो उसको गोपनीय रखा जाएगा, तो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो 2 तो हमारे मैच हो गए। इसके बाद अगर हमें ये नहीं पता है बाई चांस, तो हम देखेंगे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन किस में मैच हो रहा है। यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आईएएस में तो हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यूपी पीसीएस में इस पैटर्न पर अब भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, इसको मैच कर लेंगे। राष्ट्रपति
बीच में इनको इसमें इन्होंने कट कर दिया है। इसका संसद के सदस्य कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैच कर लेंगे कौन सा आंसर किसमें मैच हो रहा है। पहले का हमने लगाया था मंत्री यानी सूचना और गोपनीयता की, और बी का हमने लगाया था चौथा यानी बी का 4, डी का 1, तो आंसर सी। देखिए इसी से सॉल्व हो गया। हमें 2 पता थे, ठीक है, 2 पता थे क्योंकि मेजरली हमें पता होता है कि मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं और संविधान या विधि का कोई भी संबंध है तो वो न्यायालय से होगा। ठीक है, तो इन 2 से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये शपथ अलग अलग से भी पूछी जाती है और मैच द फॉलोइंग में तो आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। यानी कि अपीलीय क्षेत्र अधिकार से कौन सा मामला संबंधित है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से। अपील का क्षेत्र अधिकार किस में दिया गया है संवैधानिक मामले में, किसमें, अनुच्छेद 134 ए संवैधानिक मामले में अपील की बात करता है और इसके साथ साथ इसको 132 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको 132 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित में से अधिकार है। न्यायिक पुनर्विलोकन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद इसमें क्या अधिकार है या निम्नलिखित में से इसकी व्याख्या क्या है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों को पुनर्विलोकित करना, निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना या कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उनको बनाने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या अर्थ होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, इसे न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। आर्टिकल 137 के तहत न्यायिक समीक्षा का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों को परावर्तित करने की शक्ति देता है। इसको बोलते हैं पुनर्विलोकन। ठीक है, न्याय पुनर्विलोकन। ठीक है, और जब कोई पुनर्विलोकन क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है यानी कि अपने पूर्व में किए गए निर्णयों को परावर्तित करना, उसको बोलते हैं पुनर्विलोकन। यह आता है आर्टिकल मैंने आपको बताया 137 के तहत। अब यह है न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू का मतलब होता है जिसे न्यायिक समीक्षा भी बोलते हैं कि यदि कोई कानून असंवैधानिक है उसको या संविधान के विपरीत हो तो उसको असंवैधानिक घोषित करना। जैसे कि आर्टिकल 13 मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो संविधान सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते एक शक्ति प्रदान करता है कि वो कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये क्या है, ये जुडिकल रिव्यू है। तो आपको समझ में आया, कोई भी कानून जो संविधान के विपरीत हो उसको असंवैधानिक घोषित करना क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन करने के लिए अधिकृत करता है। अभी मैंने आपको बताया, सभी मार्क करेंगे क्या, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने दिए गए निर्णयों को परावर्तित कर दे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बेरूबारी केस और गोलकनाथ मामले में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन के भाग नहीं है। ठीक है, फिर केशवानंद भारती मामले में अपने ही पूर्व निर्णयों को परावर्तित किया गया और कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं
अब ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन इस टाइम लिमिट को आपकी बढ़ाने के लिए और आपको और अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए इसकी लैंग्वेज को काफ़ी विस्तार से करा गया है। इसीलिए आपको अपनी साथ एग्जाम में एक पेंसिल रखनी है ताकि आप एक बार में क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जो नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम के द्वारा, जो नामों की सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को, तो कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त? मैंने आपको पढ़ाया था कॉलेजियम, यहाँ पर यही पूछा है कि कॉलेजियम के अतिरिक्त उस समूह में कितने सदस्य होते हैं कॉलेजियम में, तो 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 कुल मिला के 5 होते हैं, यहाँ पर एक का नाम दिया गया है, यानी कि 4 तो सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो गए 5, यानी कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, जो कुल मिलकर कॉलेजियम का निर्माण करते हैं और वो राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करते हैं। किसके नामों की सिफारिश करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश को पुनर्विलेखन करने का अधिकार प्राप्त है। फिर उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश को पुनर्विलेखन करने का अधिकार नहीं है। ये भी कितना लंबा चौड़ा पूछा गया है, एक लाइन में आप आंसर करेंगे। अभी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है, उसे उसके लिए ना तो राष्ट्रपति से और ना ही मंत्रिमंडल से परामर्श करने की आवश्यकता है। आर्टिकल 137 उसको अधिकार देता है कि वो अपने निर्णयों में परिवर्तित, अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। तो ये क्या कहलाती है? पूर्व विलोकन की शक्ति। इसमें उसे किसी की भी परामर्श की आवश्यकता या किसी के भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसमें? किसमें नियुक्ति की जाती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होगी तो उस गणपूर्ति को करने के लिए, ताकि उसकी प्रक्रिया का संचालन किया जा सके, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 127 के तहत। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसके अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। यानी जब भी केंद्र राज्य या राज्य या केंद्र और कुछ राज्य और अन्य राज्यों में विवाद होगा तो ये किसका विषय है? संविधान की कौन सी अधिकारिता का विषय है? कौन सी अधिकारिता का विषय है? परामर्शी अधिकारिता का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा जाएगा। परामर्श कौन मांगता है? परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है कि संविधान या लोक सार्वजनिक महत्व के विषय पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। फिर अपीलीय अधिकारिता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता का मतलब है कि जिस विषय से संबंधित विवाद केवल और केवल किस में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, यानी उसका मूल अधिकार है, इसको कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। तो मूल अधिकारिता मैंने आपको पढ़ाया था, केंद्र और राज्यों के बीच या राज्य और राज्यों के बीच जब भी विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारिता का क्षेत्र है, प्रारंभिक अधिकारिता का क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इससे संबंधित मामले उनके मूल अधिकार के अंतर्गत आएंगे। मूल अधिकारिता का क्षेत्र का वर्णन आर्टिकल 131 में किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि हो रही है, न्यायाधीश के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका आंसर मार्क हो गया होगा। जब भी न्यायालय में किसी सत्र को चलाने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होती है तो
गणपूर्ति करने के लिए और उस प्रक्रिया के संचालन करने के लिए एड हॉक जजेस की नियुक्ति की जाती है। एड हॉक का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी किसी की नियुक्ति कर लेना, ताकि वो कोरम या सत्र का संचालन किया जा सके, और सत्र जब कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, जिस हाई कोर्ट से उनको बुलाया जाता है वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, और जितने टाइम पीरियड के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही वेतन पाते हैं, और उनके जितने भी अधिकार हैं उनके न्यायाधीश के समान होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कब की जाएगी? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। अभी पढ़ाया मैंने आपको कॉलेजियम। कॉलेजियम में क्या बताया था मैंने आपको कि 5 लोगों का एक समूह होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कुल मिला के 5 लोग होते हैं जो नाम की सिफारिश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में नाम की सिफारिश करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस पे 3 केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, जब ये वाला लेसन पढ़ाया था मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे इसमें, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, जिससे कॉलेजियम का निर्माण हुआ था और इस परामर्श शब्द का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का मतलब है जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ठीक है, किसी भी वजह से अनुपस्थित हैं, उनकी हेल्थ खराब है या अन्य किसी वजह से वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह पर कौन दूसरा न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। जैसे 33 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे तो राष्ट्रपति इन 33 में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, यहाँ पर उनको किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम की सलाह पर हो चुकी है। इसीलिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तब भी सलाह की आवश्यकता होती है, तब सलाह की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी अपने रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 124 का क्लॉज 7, जिसमें कहा गया था कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यानी कार्यकाल समाप्ति के बाद किसी भी न्यायिक प्राधिकरण या किसी भी न्यायालय में सेवा या कार्य नहीं कर सकता। ये प्रावधान किस लिए किया गया है? ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, वो अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें, इसीलिए उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। किसी भी प्राधिकरण में या किसी भी न्यायालय में वो काम नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल मैंने आपको बताया? आर्टिकल 124 का क्लॉज 7। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 संसद को अधिकार देता है इनके वेतन निर्धारित करने का। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? सीबीआई की जांच के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट के बाद और संसद में महाभियोग के प्रस्तावित होने के बाद। जब किसी भी जज पर महाभियोग प्रस्तावित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटा देंगे। ठीक है, प्रस्तावित होने के लिए महाभियोग दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जब ये विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है देन ये राष्ट्रपति के पास जाता है अंतिम अनुमोदन के लिए और राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में इसका प्रावधान किया गया है।
महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। बाकी किसी की जो बड़ा पद है उनको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधानमंडल अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श से की जाती है। यहाँ पर पूछा है स्वायत्तता की रक्षा हेतु, स्वायत्तता की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है, भारत उनके वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं। और चौथा है, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन और फिर इसको सॉल्व करेंगे। भारत उनकी स्वायत्तता की रक्षा हेतु, स्वायत्तता की रक्षा हेतु ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, ये सही है। फिर उसके बाद उच्चतम न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह द्वारा नहीं हटाया जाता। संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, मैंने आपको बताया था महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के प्रस्ताव के बाद हटाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। ठीक है, तो ये इसीलिए किया गया है प्रावधान ताकि वो उनका वेतन निश्चित रहे, उसमें कटौती भी नहीं की जा सकती है, और दूसरा है उस पर मतदान नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो स्वायत्त होकर काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालयों के अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा, मुख्य न्यायाधीश सरकार द्वारा नहीं की जाती, मुख्य न्यायाधीश स्वयं करते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? 1 और 3, तो ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा उनकी स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए उनके सेवानिवृत्ति के बाद कार्य पर रोक लगाई गई है, यानी किसी भी न्यायिक प्राधिकरण में वो कार्य नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको बताया, सेवानिवृत्ति के बाद, ताकि वो अपने वर्तमान कार्य को निष्ठापूर्वक कर सकें, इसीलिए उनके रिटायरमेंट के बाद कार्य पर रोक लगाई गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा, भारतीय संविधान के अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन और भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अधिकारिता के संबंध में अधिकार, क्षेत्र अधिकार बढ़ाने की शक्ति किसको है? ठीक है, जिसको वेतन में बढ़ोतरी करने के अधिकार है, इसी तरह उनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। बहुत इजी क्वेश्चन है, संसद को अधिकार है। ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करे, उनके वेतन में वृद्धि करे, और इसके साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, इसके साथ आपके 20 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, जितने भी इसमें आपको टर्म्स दिए गए हैं उनको अच्छे से समझना है। आर्टिकल भी आप साथ के साथ लिखिए जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, ताकि आपको बुक से कम रिवीजन करना पड़े और आपका अच्छा सारा रिवीजन आपकी टेस्ट सीरीज से हो जाए। ठीक है, इसके साथ इसमें थोड़े क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।